नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए राजकीय इंटर कॉलेज से रवाना हुई 414 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य पर पहुंच गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। 3,70,829 मतदाता 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रमुख रूप से भाजपा के चंद्रभानु पासवान और सपा के अजीत प्रसाद चुनाव मैदान में। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया 210 मतदेय स्थलों की वेबकास्टिंग होगी और 25 मतदेय स्थल की वीडियोग्राफी होगी। 71 मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, जबकि 9 टीम उड़नदस्ता की और 9 टीम स्टैटिक निगरानी है, 6 टीम वीडियो निगरानी है और 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 4 जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती है। आज जीआईसी ग्राउंड से पोलिंग पार्टियां मतदेय स्थलों के लिए रवाना हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने मिल्कीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2025 के लिए मतदाताओं के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। बाकी आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही थी तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने जीआईसी मैदान पर पहुंच के रवाना हो रही पोलिंग पार्टियों के मद्देनजर यहां पर निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया मिल्कीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5 फरवरी यानी कल मतदान होगा, जो 7 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक चलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 5 बजे मतदेय स्थल पर मतदान के लिए लाइन में लगे मतदाताओं का मतदान अधिकारी मतदान कराएंगे। मतदाताओं के लिए मतदेय स्थल पर वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। जीआईसी ग्राउंड पर आज व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आईं। जिलाधिकारी ने स्वयं निरीक्षण किया और पोलिंग पार्टियों को रवाना होते हुए यहां पर कई अधिकारी मौजूद थे। बसों पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही थीं। जिला निर्वाचन अधिकारी की माने तो मतदाता के पास मतदाता अगर पर्ची नहीं है तो मतदाता को इस आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। मतदाता पर्ची का मतदाता के पास होना अनिवार्य नहीं है। मतदाताओं को मतदान के दिन मतदेय स्थल के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन इत्यादि ले जाना मना है। बिल्कुल तैयार हैं, एक निर्विघ्न चुनाव कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। और क्या प्रक्रिया रही आप लोग की ट्रेनिंग वगैरह? प्रक्रिया रही, ट्रेनिंग्स 2 बार हुई। एक बार पीठासीन अधिकारी और जो पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट थे उनके साथ में ट्रेनिंग हुई, फिर पीठासीन वो जो है पोलिंग ऑफिसर 2 की ट्रेनिंग अलग से हुई है, फिर साथ में टीम की ट्रेनिंग हुई है और आज रवाना होनी है पार्टियां। अधिकारियों के जरिए आपको जो नियम के क्या निर्देश आपको दिए गए हैं? बिल्कुल निर्देश दिए गए हैं कि बहुत अच्छे से जैसे ही नियम पूर्वक चुनाव कराने हैं, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेना है और बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न कराना है। सारी प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझाई गई ट्रेनिंग में और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। गुड नेम क्या आपका? ऋचा उपाध्याय। 414 बूथ हैं मिल्कीपुर बाई इलेक्शन में। सभी पार्टी जो हैं उनके हमारे जो कर्मचारी हैं पीठासीन और उनके साथ में जो 3 लोग लगे हैं वो अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना मशीन ईवीएम के साथ में वीवीपैट और बाकी जो अपने उनकी स्टेशनरी है वो सभी यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं और काउंटर्स बने हुए हैं सभी का अलग अलग। और हमारे जो पुलिस पर्सनल हैं जो पोलिंग पार्टी के साथ में जाएंगे तो वो भी पहुँच गए हैं। बसें यहाँ पे खड़ी हैं लाइन से और जैसे ही पोलिंग पार्टी अपना अपना सामान रिसीव करेगी और जो बस में जितनी पार्टी बैठनी है वो पूरा होते ही बसों को रवाना करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अभी 2-3 घंटे में जो है वो ज़्यादा संख्या में जो है हमारी पार्टी पूरा होकर और अपने गंतव्य को रवाना शुरू हो जाएंगे। कितने मतदान कर्मी लगाए गए हैं? मतदान कर्मी आप उस हिसाब से लगा लीजिए, 414 बूथ हैं और एक बूथ पर 4 मतदान कर्मी हैं। सर जितनी बात की जाए मतदान शुरू कब से होगा? मतदान देखिए 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगा और 5 बजे के बाद भी अगर लाइन लंबी है तो इसी हिसाब से जो प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन की उनको टोकन देके लास्ट आदमी तक और फिर उसको प्रवेश करा के और उस समय जितने भी 5 बजे के समय जितने भी उस बूथ पर रहेंगे उन सबको वोटिंग करा के फिर उसको क्लोज किया जाएगा। जो वोटर्स हैं उनको उनसे अपील क्या करेंगे? वोटर्स से मैं अपील ये करूँगा कि स्वीप एक्टिविटी हमारे यहाँ हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जितने भी
हमारे 18+ के मतदाता हैं, वो ख़ास तौर से वो भी पहली बार जो अपना वोटिंग राइट जो है यूज़ करेंगे, उनसे स्पेशली अपील रहेगी कि पूरा उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बिना किसी डर के, भय के और इन्फ्लुएंस के अपना बूथ पे आके वोट करें। सर मतदान जो पर्ची वितरण का मामला है सर, उस पर कुछ लोग बता रहे हो कितना % हुआ है, ये बता दीजिए। ये मैंने आपको कल भी बताया था और मतदाता पर्ची जो है वो कंपलसरी नहीं है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनको लेके आप बूथ पे आ सकते हैं हमारे मतदाता, और वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है और भी बहुत तरह के फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड हैं, वो सब लेके आ सकते हैं। हालांकि 97% से ऊपर पर्चियाँ बढ़ गई थी 2 दिन पहले ही, और जितनी भी बची कुची थी उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर को बोला गया था कि उसको कंप्लीट करा लें, और करा भी रहे हैं। मौनी अमावस्या स्नान के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए तथा घायल हुए श्रद्धालुओं की अभी तक प्रदेश सरकार ने कोई अधिकृत सूची जारी नहीं की है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस घटना में प्रभावित लोगों की सूची जारी करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज अपने कार्यालय कमला नेहरू भवन पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने नायब तहसीलदार गौरी शंकर को इस आशय को लेकर एक ज्ञापन भी दिया। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा कि मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम प्रयागराज में हुई भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी सूची जारी नहीं की है। जैसा कि अभी प्रयागराज में कुंभ में भगदड़ में तमाम लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई थी और तमाम लोग घायल हैं। उनके परिजन तमाम लोगों के अभी भी उनको खोजने में अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग आज महामहिम के माध्यम से एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है, जिससे एक प्रदेश सरकार एक सूची जारी करे घायलों की, मृतकों की, जिससे कि उनके परिजनों को खोजने में आसानी हो। उसी को लेकर आज हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। क्या मांग कर रहे हैं? सूची जारी की जाए मृतकों की, घायलों की। ये हम दुखद घटना है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और ये बहुत दुखद घटना है। लेकिन अभी वो संत लोगों की अपनी भाषा है, उसमें हम लोग नहीं। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी को ब्रेन स्ट्रोक के बाद लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंच करके आचार्य सत्येंद्र दास का हाल जाना और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास, जिनकी उम्र 85 वर्ष है, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और रविवार को उन्हें एसपीजीआई में भर्ती कराया गया। एसपीजीआई के एक बयान में कहा गया है कि सत्येंद्र दास को स्ट्रोक हुआ है, उन्हें मधुमेह और उच्च रक्तचाप भी है और फिलहाल न्यूरोलॉजी आईसीयू में है। योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की शाम एसपीजीआई पहुंचकर आचार्य सत्येंद्र दास का हाल जाना और संबंधित चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। बयान में बताया गया है कि योगी ने चिकित्सकों से इलाज की प्रगति पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मिल्कीपुर क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिकित्सा प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक डॉक्टर अनुराग वाजपेयी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर अभयमणि त्रिपाठी, प्रदेश संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह और जिला प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी शामिल हुए। कार्यक्रम में जनपद के 100 चिकित्सकों ने प्रतिभाग किया। डॉक्टर अनुराग वाजपेयी ने चिकित्सा क्षेत्र में चल रही सरकार के लाभकारी योजनाओं पर चर्चा और विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि अयोध्या क्षेत्र में चिकित्सा को लेकर सरकार द्वारा कई योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। आने वाले समय में सरकार द्वारा चिकित्सा संबंधित सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। चिकित्सा प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम जो कि मिल्कीपुर कुमारगंज क्षेत्र में चंद्रबली सिंह इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हमारे लगभग 100 डॉक्टर सम्मिलित हुए। इसमें बतौर चीफ गेस्ट मैंकेश्वर शरण सिंह, जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, और प्रदेश संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ
डॉक्टर अभयमणि त्रिपाठी जी, मिथिलेश त्रिपाठी जी जो कि जिला प्रभारी हैं हमारे यहाँ के, इनका मार्गदर्शन हमारे सारे डॉक्टर्स को जो है मिला। और इसमें मुख्यतः सरकार द्वारा जो कि मेडिकल क्षेत्र में उपलब्धियां हुई हैं, जैसे कि सारे एग्ज़ाम हटा के एक एग्ज़ाम किया गया। यश विद्या मंदिर में बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई। कक्षा 6 से 8 के बच्चों ने वार्षिक परियोजना के अंतर्गत बागवानी, धनिया मिट्टी के घर, पारंपरिक भूजा आहार, अवधि चित्रकला, दशरथ समाजी विषयों पर प्रदर्शनी की, जिसमें उन्होंने शोध कार्य किया एवं हस्त कौशल में व्यंजन से लेकर तरह तरह की कलाकृतियां, मॉडल, बोर्ड गेम, मिट्टी से बनी झोपड़ी, दीवारों पर कलाकृतियां एवं भूजा आहार से संबंधित स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। सभी के सम्मुख अपनी रचनात्मकता और कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने परियोजनाओं संबंधित स्वरचित गीत भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में असिस्टेंट डायरेक्टर अनुजा श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य सरिता त्रिपाठी, गिरीश चंद्र वैश्य, प्रसून श्रीवास्तव एवं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष सहयोग रहा। हमारी करिकुलम हेड अनुजा मैम से आपने सुना ही कि ये इंटीग्रेटेड ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत बच्चे अपनी हेरिटेज से रिलेटेड एक शीर्षक चुनते हैं और अलग अलग चरणों में उस पर काम करते हैं। पहला चरण शोध कार्य का होता है, जिसमें बच्चे बहुत सारी जानकारियाँ कलेक्ट करते हैं। दूसरा चरण होता है हैंड स्किल का, जिसमें बच्चे उस शीर्षक पर कुछ ना कुछ रचनात्मक बनाते हैं, जिसमें पोस्टर्स है, पोयम है और बहुत सारे ऐसे स्वचालित उपकरण हैं जो कि उस टॉपिक को सपोर्ट कर सकें। उसके अलावा तीसरा चरण ये प्रभावी परिवर्तन का लेते हैं, उसमें ये समाज को कुछ ना कुछ योगदान देते हैं इन्होंने जो इशू उठाया है। जैसे इस साल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अवधि चित्रकला है, अगली क्लास में आप जाएंगे तो वहाँ पर ओल्ड मड हाउस है, यहाँ की जो एक मेन मसाला है धनिया, एक क्लास में वो लिया गया है। तो ये राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर के दर्शन और आरती के समय में परिवर्तन किया है। सुबह 6 बजे और रात 10 बजे तक रामलला का दर्शन चलेगा और सुबह 4 बजे मंगला आरती होगी। मंगला आरती के बाद भगवान के पट को बंद कर दिया जाएगा। सुबह 6 बजे श्रृंगार आरती और श्रृंगार आरती के साथ ही राम मंदिर में आम जनों को प्रवेश मिलेगा। दोपहर 12 बजे राजभोग के पश्चात पुनः श्रद्धालु रामलला का अनवरत दर्शन कर सकेंगे। शाम को 7 बजे संध्या आरती होगी और संध्या आरती में 15 मिनट के लिए भगवान का पट बंद किया जाएगा। यह जानकारी आज मंदिर ट्रस्ट के डॉक्टर अनिल मिश्रा ने दी।